नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का चैप्टर रहेगा साइंस में भौतिकी या भौतिक विज्ञान। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भौतिकी से पहला चैप्टर रहेगा। जान लेते हैं भौतिकी परिचय। भौतिक शास्त्र अथवा भौतिकी प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है। ठीक है, भौतिकी या भौतिक शास्त्र प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है। भौतिकी को परिभाषित करना कठिन है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह ऊर्जा विषयक विज्ञान है और इसमें ऊर्जा का रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों का विवेचना की जाती है। ठीक है, इसे भौतिकी कहा जाता है। इसके द्वारा प्राकृतिक जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, दोलन तथा तरंग, विद्युत गतिकी, नाभिकी भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा मापन। ठीक है, तो जानते हैं मापन के बारे में। किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इसमें पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। तो समझ गए होंगे मात्रक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में। मापन का इतिहास यह बताना अत्यंत कठिन है कि नाप तौल की पद्धति का आविष्कार कब हुआ और कैसे हुआ, किंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य की भौतिक विकास के साथ ही आपसी लेन देन की परंपरा आरंभ हुई होगी और लेन देन हेतु उसे माप तौल की आवश्यकता हुई होगी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य माप तौल पद्धति का प्रयोग करता रहा है। सिंधु घाटी के लोगों ने नाप एवं तौल के उपयोग में अत्यंत उन्नत मानकीकरण का विकास किया था। ठीक है, वह वहां खुदाई से प्राप्त मापों से स्पष्ट है। जो सिंधु घाटी थे वहां पे माप तौल का उन्नत तरीका अपनाया जाता था, चूंकि वहां की खुदाई से यह स्पष्ट भी है। उसके नाप तौल के मात्रकों में आश्चर्यजनक एक रूपता दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, मापन के स्तर। तो मनोवैज्ञानिक स्टैनले स्मिथ, ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्टैनले स्मिथ ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक स्टैनले स्मिथ, ये महाशय है स्टैनले स्मिथ ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। ठीक है, नामिक मापक, दूसरा क्रमिक मापक और तीसरा अंतराल मापक और चौथा अनुपात मापक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। स्टैनले स्मिथ ने मापन के कितने स्तर बताए हैं, एक क्वेश्चन तो यही बनता है। कौन कौन से स्तर बताए हैं, तो नामिक मापक, क्रमिक मापक, अंतराल मापक और अनुपात मापक। इन श्रेणियों का प्रयोग शोध कार्यों में किया जाता है और वहां यह किसी परिकल्पना की सत्यता के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा रही सांख्यिकी विधियों के चयन में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इनके द्वारा जो 4 स्तर बनाए गए हैं मापन के, ये बहुत उपयोग में लाया जाता है, खासकर सांख्यिकी विधियों संबंधी में। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों ये मेंस में, भौतिक राशि। इसी सब से तो आंसर राइटिंग भी होता है और इसी सब से ही वन डे एग्जाम के लिए भी प्रश्न निकाला जाता है। तो इसके लिए अलग उसके लिए अलग ऐसे नहीं होता दोस्तों। यदि आप अच्छे से रीड करेंगे तो आप वन डे एग्जाम भी क्लियर करेंगे और आपके माइंड में रहा तो मेंस भी क्लियर करेंगे, जो राइटिंग आंसर देना रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं भौतिक राशि। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। ठीक है, अब जान लेते हैं भौतिक राशि
कितने वर्गों में बांटा गया है, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। तो भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटा है, एक अदिश राशि होता है और दूसरा सदिश राशि होता है। तो ये आप याद रखेंगे, भौतिक राशि को कितने वर्ग में बांटा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दो वर्गों में, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। ठीक है, अब बारी बारी जानते हैं इन सब के बारे में। अदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा का नहीं। ठीक है, वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा का नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। ठीक है, तो यही सब तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पूछ लेगा द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो घनत्व कौन सी राशि है, तो तापमान कौन सी राशि है। आप तो जानते हैं वनडे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, तो ये सब अच्छे से आप पढ़े रहेंगे तो आराम से नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो मालूम होना चाहिए अदिश राशि कौन कौन सा होता है और अदिश राशि किसे कहा जाता है। जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहा जाता है। बात करते हैं सदिश राशि। तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ दिशा भी होता है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। ठीक है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि। तो ये सब है सदिश राशि, और डायरेक्ट इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, और पूछ देंगे विस्थापन कौन सी राशि है, तो बल कौन सी राशि है, संवेग, बल आघूर्ण, त्वरण आदि कौन सी राशि है करके ही प्रश्न पूछा जाता है। और इवन अधिकतर एग्जाम में यदि मापन से प्रश्न लिया जाता है तो यही सब भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं माप के मात्रक। ठीक है, तो किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मीन्स में डायरेक्ट ऐसा प्रश्न बनता है, माप के मात्रक क्या है समझाइए। तो माप के मात्रक की विवेचना कीजिए। आप पढ़ भी लिए रहते हैं लेकिन वहां जाके मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या दे। तो ये सब छोटी छोटी बात अच्छे से ध्यान दीजिए, मेंस में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, मात्रक समझ गए, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि का एक परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मात्रक कितने प्रकार का होता है, तो ये सब पढ़ के भी बच्चे मूल मात्रक जो 7 होता है उसको टिक मार के आ जाते हैं, 7 होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और छोटी छोटी बातों को तो विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। ठीक है, तो आपसे 7 को टिक नहीं मारेंगे, मात्रक केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब बात कर लेते हैं मूल मात्रक की। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होता है, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे अब इसका भी उदाहरण पूछ सकता है, 2 उदाहरण दो करके, मूल मात्रक के 2 उदाहरण दो। तो ठीक, लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल मात्रक हैं। ठीक है, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल मात्रक हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे अब इसके भी उदाहरण, बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, तो न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट
व्युत्पन्न मात्रक हैं। याद देंगे, लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका पीडीएफ आप या तो हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं या हमारे ड्राइव में जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मात्रकों की प्रणालियों के बारे में जान लेते हैं। तो मात्रकों की 4 प्रणाली होती है, ठीक है। एक होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा होता है एफपीएस पद्धति, ठीक है, तीसरा होता है एमकेएस पद्धति और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं सीजीएस पद्धति, ठीक है। भौतिक राशि मापन के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित है। एक पहला है सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। याद रखेंगे, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, इसलिए इसे सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोला जाता है करके प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोला जाता है। ऐसे ही प्रश्न बनता है दोस्तों, यदि ध्यान देंगे तो एक ही लाइन में कई प्रश्न के आंसर निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं एफपीएस पद्धति। इस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश पद्धति किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। फ्रेंच पद्धति बोले तो सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एमकेएस पद्धति। तो इसे बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है, ठीक है। एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक होता है। डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है करके, तो आपका आंसर होना चाहिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। तो द्रव्यमान का मीटर होगा, लंबाई का मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा और समय का सेकंड होगा एमकेएस पद्धति में। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप बारीकी से ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ, इसे ही एसआई यूनिट बोला जाता है। 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, ठीक है। इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो माप की 4 पद्धति है उनमें से मूल मात्रक किसमें है, तो आपका आंसर होना चाहिए एसआई पद्धति में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में। और वो 7 कौन कौन से जो अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो पहले है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर, याद रखेंगे, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। समय, इसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड। विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ताप, इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक होता है मोल। तो याद रखेंगे, 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक है, वो भी जान लेते हैं। तो 2 संपूरक मात्रा है समतक कोण, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। दूसरा होता है ठोस कोण, तो इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। याद रखेंगे, अधिकतर एग्जाम में इसी से ही प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक, ठीक है। तो पहला है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है।
याद रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहा जाता है। डायरेक्ट ये पूछा जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी की मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए खगोलीय इकाई। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई करके पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए पारसेक, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई करके पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए पारसेक। बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है। खगोलीय इकाई तो इसे डिनोट करते हैं 1.495 का मल्टीपल 10 की घात 11 से, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, प्रकाश वर्ष इसे 1.495 का मल्टीपल 10 की घात 11, वैसे ही प्रकाश वर्ष तो इसको 9.46 का मल्टीपल 10 की घात 15, और पारसेक इसे 3.08 का मल्टीपल 10 की घात 16। तो ये नंबर भी पूछ लिया जा सकता है। बात कर लेते हैं 10 की घातों का संक्षेपण। जब हमें बहुत छोटे या बहुत बड़े मान की राशि का उपयोग करना होता है तो गणना की सुविधा की दृष्टि से 10 की घात में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे 10 की घात 12 हो तो इसे टेरा बोला जाते हैं, 10 की घात 9 हो तो इसे जाएगा बोला जाते हैं, 10 की घात यदि 6 हो तो इसे मेगा बोला जाता है, यदि 10 की घात 3 हो तो इसे किलो बोला जाता है, 10 की घात 2 को हेक्टो बोला जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आपको कोई प्रश्न दे दिया जाएगा 10 की घात 12 इसे क्या बोला जाता है, तो ये सब आप याद रखेंगे, टेरा, जाइगो, मेगा, किलो, हेक्टा। 10 की घात 1 इसे डेका बोला जाता है। अब 10 की घात -1 है तो इसे डेसी बोलेंगे, 10 की घात -2 है तो सेंटी बोलेंगे, 10 की घात -3 है तो मिली बोलेंगे, 10 की घात -6 है तो माइक्रो बोलेंगे, 10 की घात -9 है तो नैनो बोला जाता है, 10 की घात -12 है तो पिको बोलेंगे, यदि 10 की घात -15 है तो फेंटो बोलेंगे, 10 की घात -18 है तो इसे एटो बोलेंगे। तो इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये सब आप बारीकी से ध्यान देंगे और अच्छे से रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कुछ प्रमुख माप की इकाइयाँ, जैसे कि न्यूटन, ठीक है। तो एम के एस प्रणाली में बल की माप को न्यूटन में की जाती है, ठीक है। एम के एस प्रणाली में बल की माप न्यूटन में की जाती है, ठीक है। वैसी डाइन तो जीएस प्रणाली में बल की माप को डाइन की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा बल की इकाई को एम के एस पद्धति में किसमें व्यक्त किया जाता है, या ये पूछ लिया जाएगा कि बल की माप जीएस प्रणाली में किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो एम के एस प्रणाली में बल की माप न्यूटन में व्यक्त की जाती है, ठीक है। और सीजीएस प्रणाली में बल की माप डाइन इकाई में व्यक्त की जाती है। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान देंगे। उसी प्रकार जूल, तो एम के एस प्रणाली में कार्य का इकाई जूल माना जाता है, ठीक है। एम के एस प्रणाली में कार्य का इकाई जूल माना जाता है। वैसी एम्पियर तो विद्युत धारा की इकाई है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, ठीक है। अब एम्पियर आवर होता है, तो 1 घंटे तक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाने पर जो मात्रा प्राप्त होती है उसे एम्पियर आवर बोला जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये एम्पियर और ये कूलम, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा की इकाई यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए एम्पियर। याद रखेंगे, विद्युत धारा की इकाई यदि आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा एम्पियर। यदि विद्युत की मात्रा, यहाँ ध्यान देंगे, विद्युत की मात्रा यदि पूछा जाए तब आपका आंसर होना चाहिए कूलम, ठीक है। विद्युत की मात्रा का व्यवहारिक इकाई करके पूछेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए कूलम। यदि विद्युत धारा की इकाई करके पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए इकाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं फैराड, तो फैराड धारिता का इकाई है, याद रखेंगे फैराड धारिता की इकाई है। डायरेक्ट यही सब ही प्रश्न बनता है दोस्तों, विशेष ध्यान देंगे।
और इनका हो सके तो पीडीएफ खुद से ही बनाएं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में ये सब का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे तो हमारे ड्राइव से ले सकते हैं और चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ये प्राप्त कर सकते हैं, फ्री है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फैराड बहुत बड़ी इकाई है, अतः व्यवहार में माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। वोल्ट, ठीक है, विभवांतर की माप की व्यवहारिक इकाई को वोल्ट बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो विभवांतर की माप की इकाई को वोल्ट बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थी माप, भौतिक विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर थी मापन, उससे संबंधित वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।